का फ्लूइड किसको बोलते हैं? सॉलिड और फ्लूइड में क्या फर्क है? फ्लूइड का मतलब होता है विच कैन फ्लो। अंडर प्रेशर डिफरेंस, जो फ्लो कर सके कंटिन्यूअसली वो फ्लूइड है। विच कैन फ्लो कंटिन्यूअसली। तो टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, लिक्विड में नॉर्मल फोर्स लगाते हैं तो नहीं दबता है, टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो वो तुरंत हिल जाता है। तो ये लिक्विड एंड गैस both comes under fluid, ये फ्लो करता है। It cannot resist tangential force। टेंजेंशियल मतलब shear force। टेंजेंशियल फोर्स को जैसे कि आप मालिश करते हैं देह में तो टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, पोछा लगाते हैं टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। रेजिस्ट टेंजेंशियल फोर्स, उसी को shear फोर्स बोलते हैं। तो shear फोर्स टेंजेंशियल फोर्स लगाने से ये लगातार फ्लो करता रहे। इसी के मैकेनिक्स को पढ़ना है हम लोग। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग आइडियल फ्लूइड किसको बोलेंगे? तो जैसे आइडियल लिक्विड है, आइडियल लिक्विड क्या होगा? तो जो कंप्रेस नहीं हो, उसमें दवाई है, जैसे लिक्विड ऐसे रख के बर्तन में और यहाँ पे आप खड़े हो जाइए, है ना, आपकी वो खड़ी हो जाएगी, चुन्नू मुन्नू खड़े हो जाएंगे आपके, तो इस तरह से फुल फैमिली खड़ा हो गया इस पे, तो ये बर्तन फट जाएगा लेकिन दबेगा नहीं लिक्विड। लकड़ी लगा दिए थे और इस पे खड़ा कर दिए सबको, पूरा परिवार, ये फट जाएगा बर्तन लेकिन फ्लूइड दबेगा नहीं, कंप्रेस नहीं होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब हुआ डेंसिटी सेम, डेंसिटी को ρ1 से बोलेंगे, ρ1 बराबर ρ2 हो गया, हर जगह डेंसिटी सेम रहे, डेंसिटी सेम रहे तो उसको इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं। और इनविस्किड मतलब जब फ्लूइड फ्लो करेगा एक दूसरा पे फ्रिक्शन नहीं लगाएगा, तो लिक्विड लिक्विड में जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसको फ्रिक्शन नहीं बोल के विस्कस फोर्स बोलते हैं, और सॉलिड सॉलिड के बीच में जो लगता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। इनविस्किड होना चाहिए। इनकी इनविस्किड का मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जीरो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जीरो, विस्कोसिटी जीरो होगा, उसको इनविस्किड लिक्विड बोलेंगे। और इनविस्किड हो, इनकम्प्रेसिबल हो और वोर्टेक्स फॉर्मेशन नहीं हो, रोटेशन नहीं हो, जैसे नदी में बाढ़ आता है तो पूरा गोल 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 घुर्नी जैसा बन जाता है, वोर्टेक्स फॉर्मेशन होता है, तो उसको बोलते हैं इरोटेशनल। इरोटेशनल मतलब ओमेगा जीरो, एंगुलर वेलोसिटी जीरो है। तो ये सब जो है कहलाता है आइडियल लिक्विड। क्या कहलाता है? आइडियल लिक्विड। तो ज्यादा हम लोगों को पढ़ना है आइडियल लिक्विड को ही पढ़ना है ना, आइडियल लिक्विड को ही पढ़ना है। अब लिक्विड का डेंसिटी बोलते हैं आप, डेंसिटी मतलब मास डेंसिटी। मास डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है रो से लिखते हैं, इसको बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी को, M/V। दूसरा कहलाता है वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी को गामा लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होगा वेट बाय वॉल्यूम। मास डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, वेट डेंसिटी वेट बाय वॉल्यूम। वेट को mg बोलते हैं और M/V को रो बोलते थे डेंसिटी, तो रोजी को बोलते हैं वेट डेंसिटी, रोजी को बोला जाता है वेट डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी तो आप जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस,
डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस 1000 kg होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। आपका पैर 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा टंकी बना दें तो उसमें वॉल्यूम पानी का कितना आएगा? 1000 kg आएगा। इसको सीजीएस यूनिट में बोलेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही 1 सीसी बोला जाता है। 1 सीसी मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज 1 सीसी। अब 1 सीसी 1 ml होता है, तो सीसी को 10⁻² मीटर बोलते हैं, का होल क्यूब हो गया। 1 सेंटीमीटर को 10⁻² मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर था तो ऐसा बोलिए। इसको 10⁻³ लीटर बोलते हैं। 1/1000 लीटर को 1 मिलीलीटर बोलते हैं। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 10⁻³ / 10⁻6 लीटर। ये 10⁻³ लीटर मतलब 1000 लीटर हुआ। 1 मीटर क्यूब को 1000 लीटर बोलते हैं। ये याद रखिए, छोटा वाला यूनिट। 1 सीसी इक्वल टू 1 ml। तो कभी मीटर लीटर क्यूब को मीटर में बदलना हो मीटर क्यूब में, तो ये फॉर्मूला हो। तो जैसे 5 लीटर कितना मीटर क्यूब हो, 5 लीटर कितना मीटर क्यूब हो, तो 5 × 1 लीटर बोलिएगा। अब 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर, तो 1 लीटर मतलब 1/1000 मीटर क्यूब। तो 1/1000, क्योंकि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर। इसको 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब बोलेंगे। इस तरह से लीटर से मीटर क्यूब में बदल सकते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसको कि दिमाग में रखना है। नोट कर लीजिए तो ओके बोलिए, फिर आगे वाला चीज बताएं। नोट कर लिए तो ओके बोलिए, फिर आगे बताएंगे। नाचे नहीं, ऐसे ऐसे नाचे नहीं, नहीं नाचे गोल गोल, उसी को इरोटेशनल बोलते हैं। माने वर्टेक्स नहीं बनना चाहिए, ऐसे गोल गोल नहीं नाचे जोर से, गुर 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 नहीं नाचे। कहाँ पे ऐट है जी? ऐट के बाद क्या है? कहाँ है ऐट? है ऐट कहाँ लिखा हुआ है जी? कौन सा ऐट दिख रहा है तुम? 4 डिग्री सेल्सियस है। 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव डेंसिटी जो है, ये तुलना करते हैं एक का डेंसिटी दूसरे के डेंसिटी से। जैसे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड लिखना है, बालू का, या मरकरी लिखना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी लिखना है मान लो, तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर लिखेंगे। तो मर्करी का डेंसिटी वाटर से तुलना किया, वाटर की तुलना में कितना ज्यादा है, इसी को बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ मर्करी होता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब, वाटर का डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर। तो केजी मीटर क्यूब कट जाएगा, 13.6 हो जाए। तो रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक वेट भी बोला जाता है, लगभग करीब करीब। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोला जाता है एस से। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी हो गया 13.6, तो वाटर के डेंसिटी से डिवाइड कर देना।
इसका मतलब उल्टा बोले कि रिलेटिव डेंसिटी किसी सब्सटेंस का दिया हुआ है, उसमें वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस सब्सटेंस का डेंसिटी मिल जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी दिया रहता है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कर देना। रिलेटिव डेंसिटी दिया रहेगा क्वेश्चन में, वाटर का डेंसिटी याद रहता है तुमको, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कर देना है, तो रिलेटिव डेंसिटी में डेंसिटी ऑफ वाटर कर देंगे तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकल जाएगा। तो मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी निकालना है तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। जैसे मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, उसमें 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 13,600 kg पर मीटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकल जाए। समझ गया तो यस लिखो, मिटाना है तो ओके लिखो। जल्दी लिखिए, सबको बोल रहे हैं, किसी एक को नहीं बोल रहे हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग स्टार्ट किए हैं पढ़ना, उसमें डेंसिटी के बारे में बता रहे हैं, जो कि 7th 8th 9th 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए दो सब्सटेंस है और एक का वॉल्यूम V1 है, एक सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम V1 है, दूसरा सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम V2 है, सीसी में दिया हुआ है। अब डेंसिटी इसका ρ1 है, इसका ρ2 है। अब इस दोनों को मिक्स कर दी, दोनों को क्या किए, मिक्स कर दी, तो मिक्सचर का डेंसिटी कितना हो जाएगा ये पूछे। तो दोनों को मिक्स कर दिए तो दोनों नॉन रिएक्टिव है, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये मान के पढ़ रहा है कि नॉन रिएक्टिव है। ये जो सब्सटेंस दिया हुआ है, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर, मिक्स टुगेदर। अब क्या होगा, तो अब दोनों सब्सटेंस मिलाएंगे तो वॉल्यूम टोटल हो जाएगा V, और डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का निकालना है कि क्या होगा। तो दोनों सब्सटेंस मिक्स कर दिए, वो भी आ गया और ये भी आ गया, दोनों को मिक्स कर दिया, डॉट वाला भी डैश वाला भी, इधर डैश वाला दिए थे इधर डॉट वाला दिए थे, दोनों को मिक्स कर दिया। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आपसे पूछेगा, तो कैसे निकालिए डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो आप जानते हैं टोटल वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2, है ना। तो V1 V2 जो है टोटल वॉल्यूम है, तो कितना हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, V1 V2 दोनों का डेंसिटी है। तो मास जो है टोटल मास, उसका मास m1 है, इसका मास m2 है, m1 प्लस m2 पहले टोटल मास निकालिए। तो टोटल मास जो है मिक्सचर का, टोटल मास ऑफ मिक्सचर तब आप निकालेंगे तो m बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 हो जाएगा ρ1 V1, m2 हो जाएगा ρ2 V2। तो टोटल मास इसका निकल गया। टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम कर देंगे तो डेंसिटी मिल जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हो गया, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हो गया था रो इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम को V1 प्लस V2 हम लोग बोलते थे, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2। टोटल मास निकाल लिए ρ1 V1 प्लस ρ2 V2। अब भाई ये हो गया V1 प्लस V2, यही डेंसिटी ऑफ मिक्सचर है, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या बोलेंगे, ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 बाय V1 प्लस V2। ठीक है, यस और नो। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर
नेक्स्ट, अगर मान लीजिए सेम अमाउंट मास दिया हुआ है, दूसरा है सेम अमाउंट मास दिया हुआ है, मास का अमाउंट सेम दिया हुआ है, डेंसिटी अलग अलग है, इसको मिक्स किया गया है, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा? सेम मास, सेम अमाउंट ऑफ मास दिया हुआ है, but different densities are mixed together, तब क्या लिखिएगा? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो सेम मास दे दिया गया है, अब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम निकालेंगे तो पहले वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मास दिया होता है m बाई डेंसिटी ρ1, दूसरे वाले का भी मास m था, डेंसिटी ρ2, तो m कॉमन आ जाएगा, 1 बाई ρ1 प्लस 1 बाई ρ2 हो जाएगा। अब टोटल मास कितना होगा? तो टोटल मास m प्लस m हो जाएगा, तो 2m हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या बोलेंगे? टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास हो गया 2m, और टोटल वॉल्यूम यहाँ निकाल के रखे हैं m इंटू 1 बाई ρ1 प्लस 1 बाई ρ2, तो mm कट जाएगा, ρ1 ρ2 एलसीएम लेके ऊपर चला गया, इधर बच गया ρ1 प्लस ρ2, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। सेम अमाउंट ऑफ मास मिक्स कर दिए हैं अलग अलग डेंसिटी वाला, तो टोटल वॉल्यूम और टोटल मास हो जाएगा 2m, दोनों को मिला दिए तो टोटल मास निकाल लेना है, टोटल वॉल्यूम निकाल लेना, डिवाइड कर देना। समझ में आया? यस और नो? समझ में आया? यस और नो? यस। तो ये मिक्स करने वाला डेंसिटी वाला सवाल आएगा तो इसी तरीके से बना लेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कराएंगे तो मान लीजिए कि प्रेशर सेम है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग वातावरण में कर रहे हैं काम, प्रेशर सेम रखे हैं, मान लीजिए प्रेशर नहीं बढ़ने दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं गैस का, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी बोलते हैं। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट रखे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, तो प्रेशर तभी कांस्टेंट रहेगा जब ये गैस ले लिए पिस्टन में और इधर से हीट कर रहे हैं, तो प्रेशर अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ने दीजिएगा प्रेशर कुकर की जैसा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इस पिस्टन को जाने देते हैं ऊपर, पिस्टन को ऊपर जाने देते हैं, तो वॉल्यूम इसका बढ़ते जाएगा, तो प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, तो V प्रोपोर्शनल टू T होगा। तो डेंसिटी जब लिखिएगा मास बाय वॉल्यूम, मास तो उतना ही रहा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा। एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, वातावरण का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर, तो डेंसिटी घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, डेंसिटी चेंज हो जाएगा, है ना? तो बाद में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन में इसको और डिटेल में पढ़ लेंगे, जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे, नाम है थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ने का फॉर्मूला होता है,
ओरिजिनल वॉल्यूम अगर वी नॉट है 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी बोलते हैं। इस तरह से वॉल्यूम बदलने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बढ़ने का। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी किए, शुरू का वॉल्यूम वी नॉट था, नया वॉल्यूम इतना हो जाएगा। तो नया डेंसिटी जो है हम लोग का, शुरू में वॉल्यूम इतना था, तो नया डेंसिटी जो है मास वही रहेगा, वॉल्यूम नया हो गया। तो नया वॉल्यूम डाल देंगे वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। शुरुआत का वॉल्यूम इतना था, तो एम बाई वी नॉट को रो नॉट बोल देंगे। 1 प्लस गामा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन कहलाता है ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन कहलाता है। ये बाद में एक्सपेंशन ऑफ गैस में हम लोग देखेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं, अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से चेंज करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाते जाइएगा, डेंसिटी घटता चला जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाते जाइएगा, डेंसिटी घटता चला जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाते जाइएगा, डेंसिटी घटता चला जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी घटता है। तो शुरुआत में इनिशियल मान लीजिए ऐसा था डेंसिटी, किसी टेम्परेचर टी नॉट पे ऐसा था डेंसिटी। अब एट टी नॉट केल्विन पे इतना था, और ये एट टी केल्विन पे कर दिया। तो वॉल्यूम जो है कितना चेंज हो गया, टेम्परेचर टी माइनस टी नॉट को डेल्टा टी बोलते हैं। तो वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो। अब इस नया डेंसिटी जो है फाइनल डेंसिटी हो जाएगा एम बाई वी। वॉल्यूम बढ़ गया है तो फाइनल डेंसिटी हो जाएगा एम बाई वी। तो ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा। अब बहुत कम टेम्परेचर में चेंज कराए, गामा बहुत कम होता है, तो इसको ऊपर लेते चलते हैं, पावर -1 करते हैं, माइनस अंदर ले आते हैं। तो लगभग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस गामा डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली, बाइनोमियल थ्योरम लगाने के बाद। या एग्जैक्ट यही फॉर्मूला रहने दीजिए, बाद में देखेंगे हम लोग जब काम होगा तब। स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर है तब ऐसा लिखेंगे, अदरवाइज यही फॉर्मूला रहा। टेम्परेचर का भी असर पड़ता है डेंसिटी पे। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी घट जाएगा। समझ में आया? यस, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी घट जाएगा। गैस के केस, सॉलिड के केस में भी असर पड़ेगा। तो उसे हम लोग देखेंगे एक्सपेंशन वाले चैप्टर में, आगे चैप्टर है उसके लिए, थर्मल एक्सपेंशन, वहां देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग जो है प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स तो मेन लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। तो we'll study about liquid। तो ये जैसे कोई बर्तन है, प्रेशर किसको बोलते हैं? इसमें पानी भरा हुआ है, अब किसी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, तो सारे लिक्विड एक दूसरे पे कांटेक्ट फोर्स लगाते हैं। ये रेस्ट में, रेस्ट का मतलब स्टैटिक लिक्विड कहते हैं। स्टैटिक मतलब लिक्विड रेस्ट में, लिक्विड इज इन रेस्ट, स्टैटिक लिक्विड बोलते हैं। तो सारे लिक्विड एक दूसरे पे कांटेक्ट फोर्स लगाते हैं। सब टच कर रहा है, तो जब टच करेगा तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा। तो कहीं पे एक पॉइंट पे आपको निकालना है तो बहुत छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा, इसमें कुछ लिक्विड पार्टिकल्स इसके अंदर में होंगे। जैसे बिंदी लगाते हैं छोटा वाला, तो वही बिंदी देखिए। अब इसमें जो अगल बगल लिक्विड जितना परपेंडिकुलर फोर्स इस पे लगा रहा है, इस पूरे एरिया डीए में, पूरे डीए एरिया में डीएफ फोर्स लगा रहा है परपेंडिकुलर वाला। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला फोर्स है उसको हिंदी में प्रणोद बोलते हैं। नॉर्मल फोर्स को प्रणोद बोलते हैं। सिर्फ फोर्स को बल बोलते हैं, बल। सिर्फ फोर्स का हिंदी होता है बल, नॉर्मल फोर्स का हिंदी होता है प्रणोद। नॉर्मल फोर्स की बात हम कर रहे हैं, एरिया के जो परपेंडिकुलर है फोर्स, तो वो वाला फोर्स बाय एरिया।
को बोलेंगे प्रेशर एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे, ये पॉइंट कितना हो गया, बहुत छोटा एरिया है, तो प्रेशर एट पॉइंट, इस पॉइंट का नाम कुछ दे देते हैं हम लोग, बी दे देते हैं। तो प्रेशर एट पॉइंट बी, फोटो में दिखाया गया प्रेशर एट पॉइंट बी। तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलेंगे पॉइंट बी पे। इस पॉइंट का नाम अगर बी बोला तो जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ये सब लिक्विड का वेट जो है इसको दबाएगा, जितना सब लिक्विड है। तो जैसे इसके नीचे मिलेंगे और ज्यादा लिक्विड ऊपर हो जाएगा तो और ज्यादा दबाएगा, तो नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो dF/d हो गया। जैसे आपके सर पे एक बक्सा रख दिया, उसके ऊपर में और दूसरा बक्सा, फिर तीसरा बक्सा, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इसके ऊपर में जितने लिक्विड है वो प्रेशर ऊपर से डाल रहे हैं उसमें, टुवर्ड्स द सरफेस, सरफेस की तरफ दबा रहा है। अगर मान लीजिए कि पूरा सरफेस पे, पूरे सरफेस पे फोर्स हर जगह F लग रहा है, टोटल फोर्स F है, और पूरा एरिया में लग रहा है, तब प्रेशर एट द सरफेस बोलते हैं। प्रेशर एट द सरफेस, पूरे एरिया में फोर्स लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड हर जगह इक्वली, F बाय एरिया का है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो। इसी को पास्कल बोलते हैं, पीए सिंबल हुआ पास्कल। परपेंडिकुलर वाला फोर्स, एरिया के परपेंडिकुलर वाला फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर का है। फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर का है। अब प्रेशर कैसे बदलता है उसको देखते हैं। तो रेस्ट में अगर लिक्विड है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर कैसे चेंज होता है, और वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर कैसे चेंज होता है। तो वेरिएशन इन प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कौन सा लिक्विड है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक लिक्विड। तो पहला वाला पढ़ रहे हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर कैसे बदल रहा है लिक्विड में, वो पढ़ रहे हैं। स्टैटिक लिक्विड मतलब रेस्ट में लिक्विड। तो मान ली कोई बर्तन है, उसमें पानी भर के आप रखे हैं, या दूध है आपके घर में तो दूध भर के रखे, तो या तेल है तो तेल भर के रखे, जो आपके घर में इजली उपलब्ध है वो भर दीजिए। ऐसे है, जमीन पे रखा हुआ लिक्विड रेस्ट है, एक बीकर में रखा हुआ। अब यहाँ पे और इसके ठीक सामने में है, इस पॉइंट पे प्रेशर चेक करना है, कहाँ ज्यादा है, बाएं साइड में ज्यादा है कि दाएं साइड ज्यादा है। लिक्विड क्या है, रेस्ट में, इसका डेंसिटी हर जगह रो है लिक्विड का। तो यहाँ पे ये जो लिक्विड दूध है, तो दूध का ही सिलेंडर इमेजिन करते हैं, एक दूध का ही सिलेंडर बना लिया इसे। अगर ये तेल था तो तेल का ही सिलेंडर इमेजिन किया, अगर पानी है तो पानी का ही सिलेंडर इमेजिन किया। अब इस साइड वाला लिक्विड इस पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, और इस वाले एरिया को अगर ए बोले हम लोग, तो इधर वाला लिक्विड प्रेशर P1 लगा रहा है, तो P1 इंटू एरिया ये फोर्स हो जाएगा ओरिएंटल साइड वाला। इस साइड वाला लिक्विड इस पे प्रेशर डाल रहा है, मान लीजिए P2, तो P2 इंटू एरिया ये फोर्स हो जाएगा F2, और बाकी फोर्स इसका वेट जो होगा mg नीचे काम करेगा, ओरिएंटल डायरेक्शन में नहीं होगा। बाकी इस साइड जो लिक्विड सब टच कर रहे हैं वो हर जगह नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर चारों तरफ, तो सब मिला के वो जीरो हो जाए, कैंसिल कर देगा एक दूसरे। बहुत छोटा सा एरिया लिया है, तो हर जगह जो है नेट फोर्स। तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन खाली देखें, तो चूंकि लिक्विड रेस्ट में है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बराबर होगा, F1 बराबर F2 होगा, सिंस लिक्विड इज इन रेस्ट। एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा, लिक्विड इज इन रेस्ट, रेस्ट में है इसका मतलब फोर्स बैलेंस होगा। तो ये P1 इंटू एरिया बराबर P2 इंटू एरिया हो जाएगा, एरिया कट जाएगा तो P1 बराबर P2 हो जाएगा। तो क्या आपने देखा कि रेस्ट में लिक्विड रहता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर सेम रहता है,
है ना। तो आपने देखा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन pressure is same when liquid is in rest. Oriental direction pressure is same when liquid at rest. When liquid is in rest. Liquid is in rest. जब लिक्विड रेस्ट में होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर सेम रहेगा। ये समझ में आ गया तो यस बोलिए, नहीं समझ में आया तो नो बोलिए। अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे हम, वर्टिकल डायरेक्शन में देंगे। अभिषेक गुप्ता समझ में नहीं आ रहा है तुमको? अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। और वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता है कहानी लिक्विड में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखने वाले हैं कि लिक्विड में क्या होता है कहानी। तो ये 7th 8th 9th 10th में भी आप लोग पढ़े थे, है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए, तो इन वर्टिकल डायरेक्शन देखते हैं, डी वाला पार्ट, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन। प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे वेरिएशन इन प्रेशर व्हेन लिक्विड इज इन रेस्ट। लिक्विड इज इन रेस्ट तब आप लोग देखेंगे। ये बर्तन है और इसमें मान लीजिए आपने दूध भर के रखा है, तो इसमें प्रेशर को चेक करने के लिए हम लोग दूध का ही एक सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं अपने मन से। यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर हम लोग को चेक करना है, सेम है कि अलग है। एक इमेजिनरी सिलेंडर ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, जो मटेरियल है उसमें दूध है तो दूध का है ऐसे। अब इधर नीचे वाला लिक्विड इसको कांटेक्ट फोर्स मारेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाएगा P1। ऊपर वाला लिक्विड इस पे प्रेशर लगाएगा P2। अब इस वाला कैप का एरिया को A बोलते हैं, तो प्रेशर इंटू एरिया ये फोर्स हो जाएगा F2। P1 इंटू एरिया कर देंगे तो ये फोर्स हो जाएगा F1। और H हाइट का लिक्विड है और ये मान के चल रहा है कि डेंसिटी यहाँ तक सेम, हर एक पॉइंट का डेंसिटी सेम है। तो इतने में जो वेट होगा लिक्विड का वो वेट भी काम करेगा नीचे, इतने फोर्सेस इसमें लगेंगे। अब आप जमीन पे खड़े होके देख रहे हैं यहाँ से कि भाई रेस्ट में है लिक्विड, आप चिल्ला रहे हैं लिक्विड इज इन रेस्ट, लिक्विड इज इन रेस्ट, लिक्विड इज इन रेस्ट। रेस्ट में आप जानते हैं न्यूटन्स लॉ से फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखिए कौन कौन सा अपवर्ड फोर्स है, कौन कौन सा डाउनवर्ड फोर्स है। तो टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि रेस्ट में तो फोर्स बैलेंस होगा। तो टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स क्या लग रहा है, F1 लग रहा है ऊपर की तरफ, और F2 और mg लग रहा है नीचे की तरफ। तीन ही फोर्स था, तो अब F1 को बोलेंगे P1 इंटू एरिया, F2 को बोलेंगे P2 इंटू एरिया। इसका मास ऑफ सिलेंडर, मास ऑफ लिक्विड सिलेंडर क्या होगा, m बराबर मास ऑफ लिक्विड सिलेंडर जो कंसीडर किए हैं। तो एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया ए था इंटू हाइट वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास हो जाएगा। मास को बोलते हैं इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू हाइट सिलेंडर का।
ये एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया, उसको लिख देते हैं ए एच रो जी। अब ए हर जगह आ गया तो कट जाए, तो P2 प्लस रो जी एच हो गया। तो देख रहे हैं नीचे आने पे प्रेशर बढ़ गया। तो क्या सीखे हम लोग कि ऊपर वाले पॉइंट का प्रेशर बोले थे P2 लग रहा है, उसी लिक्विड में एच हाइट नीचे आए तो प्रेशर बोले P1 हो गया। कितना नीचे आए, डेप्थ में गए, एच डेप्थ नीचे गए, डेंसिटी लिक्विड का रो था, तो एच डेप्थ नीचे जाने पे P1 इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच हो जाता। तो जैसे जैसे समुद्र के अंदर में जाएंगे आप, प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसका उल्टा बोले पहाड़ पे जाएंगे एवरेस्ट की चोटी पे, प्रेशर घटता जाएगा। एज वी गो डाउन इनसाइड द river, pressure increases. As we go up along the sky, तो pressure decreases. समझ में आ गया? Yes or no? Yes or no? नोट कर लीजिए। तो क्या होता है, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि पहाड़ पे जाते हैं एवरेस्ट की चोटी पे, दाल क्यों नहीं गलता है? तो होता क्या कि जब हायर लेवल पे आप जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। जब पहाड़ पे चले गए और मिट्टी के बर्तन पे आप जो है यहाँ पे चूल्हा बना के मिट्टी के बर्तन पे या खुले हुए बर्तन में अगर आप दाल बनाएंगे तो क्या होगा, खुले हुए बर्तन में दाल अगर बनाएंगे आप तो क्या होगा कि जैसे हाई जाते हैं ऊपर आप तो प्रेशर लो हो जाता है। यहाँ पे प्रेशर जितना था एटमॉस्फेरिक था, एटमॉस्फेरिक से कम हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। अब प्रेशर लो हो जाने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं प्रेशर घट गया, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाता है, तो दाल खौलता हुआ नजर आएगा। लो प्रेशर होने से कभी पे खोलते, कभी टेम्परेचर पे खोलने लगेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलता था तो वहां पता चला कि भाई 40 डिग्री सेल्सियस पे खोलने लगा, तो खोलता हुआ दाल दिखेगा, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कम होने के चलते उतना हीट नहीं मिलेगा दाल को, तो वो टूटेगा नहीं, पिघलेगा नहीं, उबलते रहेगा, लेकिन दाल जो है कड़ा का कड़ा रह जाए। समझ गए? तो प्रेशर घटने से बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है, प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो प्रेशर कुकर में क्या फायदा होता है, तो प्रेशर कुकर में ढक्कन बंद कर देते हैं और हीट सप्लाई करते हैं, तो क्या होता है प्रेशर कुकर में कि वॉल्यूम तो आप कांस्टेंट कर दिए, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर भी बढ़ने लगेगा। जब प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है। तो मतलब दाल जो है पानी खोलना शुरू करेगा, मान लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस, 100 पे नहीं खोल के 200 पे खोलना शुरू करता है, 200 टेम्परेचर पे तो दाल टूट जाएगा, तुरंत पक जाए। तो प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ा देने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो ज्यादा टेम्परेचर पे अब खोलेगा तो दाल टूट जाए। समझ में आया आपको कहानी? अब मान लीजिए समझ में आया ये कहानी, यस और नो जल्दी बोलेगा।
अब नीचे देखिए, थोड़ा सा एक कहानी और देखिए। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ चले गए सी बीच पे। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ सी बीच पे चले गए, समुद्र का तल है, ये समुद्र का पानी नीचे है। तो आपको इच्छा हुआ कि भाई एकदम अंदर जाए समुद्र के नीचे में, तो सांस लेने की दिक्कत है, बहुत देर तक सांस रोक नहीं पाएगा। एक दोस्त को खड़ा कर दिए, एक पाइप लेके गए आप, है ना, क्या लेके गए, एक पाइप, और दोस्त को बोले पकड़े रहना पाइप जी, छोड़ना मत। इसमें ये पाइप जो है गोल गोल घुमा के आप लेके अंदर चले, समुद्र के तल में चले गए, यहाँ आप तैर रहे हैं, ये आपका मुंह है, मुंह में लगा लिया पाइप आप, और समुद्र के नीचे में चले गए, ऐसे चले गए। तो ये सेफ रहेगा कि अनसेफ रहेगा, सो पता करना। समुद्र के तल में आप चले गए, ये पाइप था, ये पाइप लेके आप अंदर गए, तो आप सोचे पाइप से फ्रेश ऑक्सीजन आते रहे, तो पाइप से क्या आएगा, फ्रेश ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको मिलता रहेगा, मुंह में पाइप लगा लिया है कि नहीं, अपने मुंह में पाइप लगा लिया, ये आपका हेयर है, और पाइप लगा लिया। अब जो ये ऑक्सीजन है फ्रेश, इस पाइप के थ्रू पहुंच तो जाएगा आपके मुंह के अंदर से फेफड़ा के अंदर, तो क्या होगा, इनसाइड द जो है या लंग्स में अंदर में प्रेशर एटमॉस्फेरिक हो जाए, क्योंकि नॉर्मल हवा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहता है, तो लंग्स के अंदर में प्रेशर एटमॉस्फेरिक हो जाए। और समुद्र के तल पे भी यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इसमें से h हाइट आप नीचे आ गए, डेंसिटी मान लीजिए रो है पानी का, तो यहाँ पे प्रेशर आपका हो जाएगा पी एटीएम प्लस रो जी एच। तो फेफड़ा के अंदर में ये मुंह के अंदर से होकर के ऑक्सीजन पहुंचा, ऑक्सीजन अंदर में बॉडी के अंदर में एटमॉस्फेरिक लेवल पे हो गया, मतलब ये फेफड़ा है, तो नीचे प्रेशर हो गया एटमॉस्फेरिक नॉर्मल प्रेशर हवा वाला, ऑक्सीजन गया था नॉर्मल वाला, और यहाँ पे पानी का जो वेट छाती पे पड़ रहा है उसके चलते प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाता है, पीएटीएम प्लस रो जी एच। तो ऊपर हो गया ज्यादा प्रेशर, नीचे हो गया कम प्रेशर, तो फेफड़ा दब जाए, जैसे बॉडी पे ट्रक चढ़ गया छाती पे, वैसा लगेगा, ये पूरा चिपक जाएगा फेफड़ा, ये हो जाएगा कोप्लेन, ऐसे एक कोलिनियर हो जाएगा, चिपक के एकदम पतला हो जाएगा, मर जाएगा आदमी, दम घुटने से मौत हुई है घुसना हो जाएगा। तो इस तरह से जाना सेफ है कि अनसेफ है, हाईली अनसेफ। ये कहानी रिपीट नहीं करना, हाईली अनसेफ। इसमें लगेगा कि छाती पे लोड आ गया ट्रक का, ऊपर से प्रेशर यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, लंग्स में नीचे हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चूंकि ऑक्सीजन गया था छाती के अंदर, नॉर्मल ऑक्सीजन है, तो प्रेशराइज नहीं है, नॉर्मल ऑक्सीजन है, तो अंदर का प्रेशर हो गया लो, ऊपर का प्रेशर हो गया ज्यादा, तो ये छाती दब जाएगा, दम घुटने से मौत, अगले दिन न्यूज़पेपर में न्यूज आ जाएगा। समझ में आया कहानी, यस और नो, नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता है, यस यस, नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता है। आगे देखिए, अब जो है हम लोग बायन फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। बायन फोर्स क्या होता है, एफबी। तो बायन फोर्स जैसे एक बर्तन है, और इसमें जो है पूरा पानी भर दिया, हियरो नाम का एक स्टेट था, और इसी के राजा को इसका दोस्त सोने का मुकुट दिया था गिफ्ट में, है ना, गोल्ड का मुकुट दिया था गिफ्ट में। तो उसके राज में एक बुद्धिमान आदमी रहता था, नाम था आर्किमिडीज। तो बुद्धिमान आदमी के ऊपर भी बहुत खतरा रहता था, उसको बुलाया और पूछा कि भाई जो है ये बताओ
कि ये सोने का मुकुट असली है कि नकली है, बिना तोड़े हुए बताना। 3 दिन का टाइम देते हैं। अब आर्किमिडीज भारी टेंशन में आ गया कि कैसे पता करें भाई बिना तोड़े कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तो बहुत सोच रहा था, वो लगातार सोचते जा रहा था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो पहले तो बाथरूम नहीं होता था, शावर नहीं होता था, नहाता था जाकर के नदी में। नदी के किनारे अपना कपड़ा उपड़ा उतारा आर्किमिडीज और जंप लगा दिया नदी में। तो जब नहाने के लिए गया तालाब में अंदर, तो इसको अपने भार में आभासी कमी नजर आई। इसके भार में आभासी कमी नजर आई, वेट जो है इसको कम अनुभव हुआ दिमाग में। तब ये चिल्लाया और बाहर आया और बिना कपड़ा पहने हुए शहर में पूरा दौड़ गया था। चिल्लाया, यूरेका यूरेका यूरेका, मैंने खोज लिया, मैंने खोज लिया, मैंने खोज लिया। आर्किमिडीज ने खोज लिया था, उसको पता चल गया था तरीका कि बिना जो है तोड़े हुए पता कैसे करेंगे। तो क्या देखा, क्या क्या किया उसने, हवा में तोल लिया उस मुकुट को, राजू पे रख के एयर में तोल लिया मुकुट को, और उसके बाद पानी के अंदर ले जाके तोल लिया। तो जितना भार में कमी हुआ वही बाइंड फोर्स कहलाता है। जितना भार में कमी हुआ, वेट में कमी, वही बाइंड फोर्स कहलाता है। बाइंड फोर्स लगने के चलते वेट में कमी आया। तो जैसे कि भाई क्या होता है कि किसी चीज को लिक्विड में जब डुबाते हैं, तो जितना वॉल्यूम उस चीज का है उतना पानी डिस्प्लेस करेगा। जैसे मान ली लबालब इस बर्तन में पानी भर ली और इसको जो है किसी दूसरे बड़े बर्तन में रख दी, और इस बड़े बर्तन को स्टैंड पे आप रख दिए हैं टेबल पे। अब इसमें एक डस्टर लेके डुबा दीजिए, या ये मोबाइल लेके डुबा दीजिए आधे दूर तक। तो मोबाइल का जितना वॉल्यूम होगा, ये तो पूरा लबालब भरा हुआ तो जगह है नहीं, तो जितना आप डुबाइएगा ये अंदर में उतना पानी जो है खाली होगा। ये अंदर में इसको डुबाए तो ये तो जगह बनना चाहिए तब ना अंदर जाएगा। तो इतना वॉल्यूम जो है, ये सॉलिड डुबाए थे आप, मान लीजिए डस्टर डुबाए या मोबाइल डुबाए, इतना वॉल्यूम ही लिक्विड बाहर निकल जाए। इसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो जितना ये वॉल्यूम अंदर गया है मोबाइल का, उतना ही वॉल्यूम ये होगा। इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये जो लिक्विड था इसका डेंसिटी रो था, तो वही वाला लिक्विड है, डिस्प्लेस हो गया। तो जितना जगह इसको चाहिए था अंदर घुसने के लिए, इतना वॉल्यूम, उतना वॉल्यूम पानी बाहर निकल जाएगा। अगर पानी में डुबाए हैं तो, दूध में डुबाए तो दूध निकल जाएगा बाहर, सरसों तेल में डुबाए तो सरसों तेल बाहर निकल जाए। इसी डिस्प्लेस लिक्विड के वेट को बोलते हैं बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, दिस इज द बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स हो गया, वेट कितना होगा इसका, तो मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। रेस्ट में है ये बर्तन में पानी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होगा। अब इसका मास कैसे निकालेंगे, तो जितना वॉल्यूम ये निकला है, तो ये जितना अंदर गया था उतना ही वॉल्यूम निकला है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी लेना है, इनटू जी। तो लिक्विड का डेंसिटी रो है, इनटू जी। यही बाइंड फोर्स का फॉर्मूला आ गया, वी इन रो जी। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला हो गया वी इन रो जी, वी इन रो जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला हो गया वी इन रो जी, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी। तो ये लिक्विड रहना जरूरी है। इसको शॉर्टकट में ट्रिक हो गया याद रखने का, वैलेंटाइन रोजी। तो वैलेंटाइन वही बनेगा जिसका दिमाग थोड़ा लिक्विड वाला हो,
सॉलिड दिमाग वाला तो झांसी की रानी हो जाएगी, वैलेंटाइन नहीं बनेगी। तो वी इन रो जी, रो चाहिए लिक्विड वाला, लिक्विड का डेंसिटी एल फॉर लिक्विड। तो ये बाइंड फोर्स का फॉर्मूला हो गया। रेस्ट में जब लिक्विड है तो बाइंड फोर्स का ये फॉर्मूला, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया लिक्विड उसको तौल लेना है, तो वी इन रो जी फॉर्मूला हो गया बाइंड फोर्स। तो समझिए कि जितना ये मोबाइल अंदर गया, दूध में गया अंदर, तो दूध का बन गया इतना सा वॉल्यूम, इसी का वेट ले लेना है, दूध का वेट, इतने वॉल्यूम मिल्क का वेट ले लेना है। अगर ये मिल्क है तो मिल्क का इतने वॉल्यूम मिल्क का वेट, तो वी इन रो ऑफ मिल्क इनटू जी। समझ में आया तो यस बोलो, नहीं समझ में आया तो नो। ये बाइंड फोर्स हो गया। तो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला हो गया वी इन रो जी, रेस्ट में जब लिक्विड है। अब आपसे एक सवाल हम पूछते हैं, तो एक सवाल हम आपसे पूछते हैं कि मान लीजिए कि भाई इसको हम लिक्विड में डुबा दिए, तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा इसमें, कौन कौन सा फोर्स दिखाते हैं, वेट और बाइंड फोर्स। बचपन से आप जानते हैं, या आप ही लिक्विड में गए तो आपका भार और बाइंड फोर्स ऊपर लगेगा। तो जो पहले प्रेशर हम लोग निकाल रहे थे, लिक्विड में प्रेशर वेरिएशन कर रहे थे, तो वहां जो फोर्स लिखाए थे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वहां तो छूट गया बाइंड फोर्स, उसमें चर्चा नहीं किए थे। तो आप भी नहीं बोले, हम भी छोड़ दिए, तो गलत हो गया। जैसे लिक्विड था, यहाँ का बीच का प्रेशर देख रहे थे, एक सिलेंडर लिक्विड का लिए थे हम लोग, यहाँ प्रेशर दिखाए थे P1 इंटू एरिया फोर्स हो गया ये वाला, और इधर प्रेशर बोले इंटू एरिया फोर्स हो गया इधर वाला, और वेट दिखाए थे यहाँ पे, तो बाइंड फोर्स भी तो दिखाना होगा। ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर में लिक्विड का सिलेंडर कंसीडर कर रहे थे, इसमें बाइंड फोर्स लगेगा ना, यस और नो। तो बाइंड फोर्स दिखाए नहीं थे, तो प्रेशर का फॉर्मूला जो है हम लोग निकाले थे, नीचे ऊपर वाला फोर्स F1 बराबर mg प्लस F2, तो ये तो बाइंड फोर्स भी दिखाना होगा इसमें। तो बाइंड फोर्स हम लोग नहीं दिखाए थे, तो गलती हो जाएगा, तो उसको करेक्शन करना पड़ेगा। तो एक बाइंड फोर्स भी ऊपर दिखाइएगा, तब फोर्स क्या हो जाएगा, F1 प्लस FB इक्वल टू mg प्लस F2, ऐसे करना होगा। तो ये वाला फोर्स नहीं दिखाए थे, जिसका मतलब गलत हो गया, उसको सुधारना होगा। तो गलत नहीं है, वो सही हम लोग बनाए थे। तो यही सवाल पिछले साल स्टूडेंट को भेज दिए थे कि भाई पूछो स्कूल के टीचर से। देखिए स्टूडेंट डीपीएस के टीचर से पूछा था, और एक केरली के टीचर से पूछा था। दोनों स्टूडेंट अभी 12th में है, वो लोग सही में पूछा था, तो उल्टा पुल्टा जवाब देके सब टीचर भाग गया था, कोई सही नहीं बताया। तो क्या होता है एक्चुअली, ये जो प्रेशर फोर्स दिखाया है ना, और आप जानते हैं कि लिक्विड में जब दिखाएंगे तो वेट और बाइंड फोर्स दिखाते हैं, आप दो ही को बोलते हैं। ये नेट प्रेशर फोर्स को ही बाइंड फोर्स बोलते हैं, है ना। तो नेट प्रेशर फोर्स ही बाइंड फोर्स है। आप निकाल के देखिए, बाइंड फोर्स का फॉर्मूला चला है, तो नेट प्रेशर फोर्स इज बाइंड फोर्स, नेट प्रेशर फोर्स इज बाइंड फोर्स। नेट प्रेशर फोर्स इज नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, अब लिक्विड लगाता था, नीचे वाला ज्यादा कांटेक्ट ऊपर कम, उसी को प्रेशर बोलते थे। सारे नेट प्रेशर फोर्स को जोड़ेंगे तो वो बाइंड फोर्स के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स आप दिखाए थे, इधर F1 प्रेशर के चलते फोर्स, और वहाँ F2, तो नीचे वाला प्रेशर ज्यादा था, F1 ऊपर वाला जो है इसके उल्टा लग रहा है, तो F1 माइनस F2 होना चाहिए बाइंड फोर्स। तो F1 को क्या बोलते हैं, P1 इंटू ए, F2 को क्या बोलते हैं, P2 इंटू ए। ये क्या हो गया, P1 माइनस P2 इंटू ए। और अभी आप प्रेशर पढ़े थे, नीचे जाने पे प्रेशर क्या हो जाता है, P1 इक्वल टू P2 ऊपर का प्रेशर प्लस रो जी एच, रो जी एच, ये पढ़े थे आप, ये जानते हैं आप, अभी तुरंत पढ़े थे आप। नीचे प्रेशर जाता है तो P1 माइनस P2 कितना हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा। P1 माइनस P2 यहाँ पे रख देंगे अब रो जी एच, तो H इंटू ए क्या हो गया, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, H इंटू ए क्या बन जाएगा, V इन बन जाएगा।
H into A वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड बन जाएगा, ये पूरा लिक्विड के अंदर में ये बन जाएगा रो जी इंटू वी इन। इसी को सजा के लिख दे तो वी इन रो जी हो गया। तो यही तो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे, वी इन रो जी। बाइंड फोर्स का भी यही फॉर्मूला पढ़े थे वैलेंटाइन रो जी। तो वही आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब अगर आप प्रेशर फोर्स दिखाएंगे तो बाइंड फोर्स नहीं दिखाई, अब बाइंड फोर्स दिखाएंगे तो ये दोनों प्रेशर फोर्स नहीं दिखाई। इस फोटो को बहुत कुछ स्टूडेंट ऐसे भी बना सकता था, ये जो लिक्विड है कंसीडर कर रहे हैं आप सिलेंडर, उसमें खाली वेट दिखा देता है mg और बाइंड फोर्स दिखा देता है fb, ऐसे भी दिखा सकता था, तो प्रेशर नहीं दिखाता। तो प्रेशर फोर्स दिखाए तो बाइंड फोर्स नहीं दिखाए, बाइंड फोर्स दिखाए तो प्रेशर फोर्स नहीं दिखाए। तो नेट प्रेशर फोर्स इज बाइंड फोर्स। इसलिए आप बचपन में बोलते थे कि वेट लगेगा और बाइंड फोर्स एक्ट करेगा लिक्विड में डुबाने के बाद। वेट और बाइंड फोर्स आप बचपन में बोलते थे, गलत थोड़े बोलते थे, सही बोलते। अब बड़े हो गए तो उसी बाइंड फोर्स नेट प्रेशर फोर्स को बाइंड फोर्स बोलते हैं, प्रेशर के टर्म में लिखते हैं। अब स्कूल का टीचर क्या होता है कि किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है एस.सी. वर्मा में, इसी को पढ़ के जाके सीधा उगल देता है वहां क्लास में, अंदर का नॉलेज है नहीं, इसलिए वो अनाप शनाप बोलना शुरू करता है। बोल दिया था कि इस केस में नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा। नेट प्रेशर फोर्स को ही बाइंड फोर्स बोलते हैं, या तो बाइंड फोर्स दिखाई या प्रेशर फोर्स दिखाई। अब ये रेगुलर सिलेंडर का ये एरिया मालूम है हम लोग, सिलेंडर का ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है तो एरिया आराम से मेजर हो जाएगा, तो प्रेशर दिखाना इजी हो जाएगा। अब मान लीजिए जिसका एरिया नहीं मालूम होता, वॉल्यूम मालूम होता खाली, तो तब ऐसे दिखाते हैं। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। बात समझ में आई तो यस बोलो, नहीं समझ में आए तो नो बोलो। तो नेट प्रेशर फोर्स ही बाइंड फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है। यस, नेक्स्ट नेट प्रेशर फोर्स ही बाइंड फोर्स। तो अब कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन देखो, कोई भी चीज तैरता कैसे है, कोई भी चीज तैरता कैसे है, तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोट कैसे करता है। तो इसका कंडीशन होता है वेट ऑफ ए बॉडी, जो बॉडी फ्लोट कर रहा है, इज बैलेंस्ड बाय बाइंड फोर्स। वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू बाइंड फोर्स, तो बॉडी फ्लोट करेगा। मान लीजिए लकड़ी का ये स्लैब है और किसी लिक्विड में आप डाल दिए हैं, ये नदी में डाल दिए, और तो इसका डेंसिटी सॉलिड वाले लकड़ी का निकालना है, और लिक्विड का डेंसिटी रो है, रो एल लिख देते हैं, एल फॉर लिक्विड, एस फॉर सॉलिड। अब इसका वेट आप कैसे निकालिएगा, तो कुछ दिया रहेगा तभी ना, तो यहाँ डॉट 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 कर देते हैं हम। नीचे वाला पार्ट वॉल्यूम मान लीजिए V1 है, ऊपर वाला पार्ट वॉल्यूम V2 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, तो पूरा का पूरा वेट नीचे mg काम करेगा। अब बाइंड फोर्स कहाँ दिखाते हैं वो भी सुन लीजिए। जितना पोर्शन लिक्विड के अंदर में है, ऊपर तो हवा है, एयर है इधर, तो जितना पोर्शन लिक्विड के अंदर में है उस पोर्शन के सेंटर पे बाइंड फोर्स दिखाते हैं। जितना पोर्शन लिक्विड के अंदर में वो ये पोर्शन है लिक्विड के अंदर में, इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ है, तो यहाँ पे बाइंड फोर्स दिखाएंगे। इस पॉइंट को बी बोलते हैं सेंटर ऑफ बायंसी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी था जहां पे वेट दिखाए थे। तो बाइंड फोर्स एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ बायंसी, इस बात को नोट कर लेते हैं यहाँ पे। बाइंड फोर्स एक्ट एट द सेंटर ऑफ बायंसी। कहाँ पे होता है सेंटर ऑफ बायंसी? तो जितना लिक्विड इन अंदर में है, बाइंड फोर्स एक्ट एट द सेंटर ऑफ बायंसी, बी पॉइंट फोटो में दिखाया गया। सेंटर ऑफ बायंसी किसको बोलते हैं? तो ये लकड़ी का जितना पोर्शन लिक्विड में डूबा हुआ था उसके सेंटर पे बोलते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास पे बोलते हैं सेंटर ऑफ बायंसी। इट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ
the portion of solid which is inside the liquid. Portion of solid which is inside the liquid. Inside the liquid. तो सॉलिड का जितना पोर्शन लिक्विड के अंदर में है उतने पोर्शन के सेंटर पे सेंटर ऑफ बायंसी होगा और वहीं पे बाइंड फोर्स लगेगा। खैर चलिए ये अलग से एक्स्ट्रा ये चीज बताएं आपको। सेंटर ऑफ पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट लगता है और जितना पोर्शन डूबा हुआ उसके सेंटर पे बाइंड फोर्स लगता है। तो चलिए यहाँ वेट बॉडी का क्या होगा, mg हो गया इस केस में, और बाइंड फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ से, Fv बाइंड फोर्स। अब बाइंड फोर्स को कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से बताइए कितना होगा बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स होगा जितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर में है, तो कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर में, V1 नाम दिया उसका, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी ρl है, इनटू g, इसको बाइंड फोर्स बोलते हैं, है ना। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे डालने वाले हैं हम लोग, पहले नोट कर लीजिए इसको। इतनी बात समझ में आई आपको? यस और नो? अब ये फ्लोट कर रहा है तो इसके पूरे वेट को बाइंड फोर्स बैलेंस करेगा, इसके पूरे वेट को बाइंड फोर्स बैलेंस करेगा। इसके पूरे वेट को बाइंड फोर्स बैलेंस करेगा। नवलेश समझ रहा है जी? इसके पूरे वेट को बाइंड फोर्स बैलेंस करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, तो देखो अब लिखो वैल्यू। मास को कितना लिखेगा, सॉलिड का मास m है, मास ऑफ सॉलिड। मास ऑफ सॉलिड क्या बोलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो पूरा वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2, फोटो में दिया हुआ है कितना पानी में डूबा है कितना बाहर है, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड को मास बोलेगा। तो ये मास की जगह पे ये चीज, अब बाइंड फोर्स की जगह पे ये चीज यहाँ डाल देते हैं। तो इसको भी पुट कर देंगे 1 में, इसको भी पुट कर देंगे 1 में। सो इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, m की जगह पे ये सॉलिड का वेट डाल दिए, V1 प्लस V2, मास हो गया इंटू डेंसिटी, ये मास हो गया इंटू g था, वेट हो गया, बाइंड फोर्स हो गया V1 इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू g। इससे एक इक्वेशन बन गया, रो रो ये जी कट गया। अब रो ऑफ सॉलिड, लकड़ी का डेंसिटी आपसे पूछ रहा था, तो ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला। तो जितना फ्रैक्शन वॉल्यूम डूबा हुआ है, टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम कहलाता है V1 प्लस, जितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम डूबा हुआ है इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कर देंगे, वो आ जाएगा सॉलिड का डेंसिटी। इस तरह से आप लकड़ी का डेंसिटी निकाल सकते हैं, कोई भी बॉडी को फ्लोट करा के डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो यही काम आर्किमिडीज ने कर दिया। तो डेंसिटी मालूम है भाई कितना होगा सॉलिड का और उसका गोल्ड का, पब्लिक को पता है, डेंसिटी निकाल लिया तो हो गया काम। और जिस लिक्विड में डुबाया उसका भी डेंसिटी पता है, तो पता चल जाएगा कि भाई असली सोने का डेंसिटी आया कि नहीं आया। नोट कर लिए? यस और नो? तो इसी तरह से इक्वेशन बनाना है जब फ्लोटेशन का काम आएगा। जब भी फ्लोटेशन का काम आएगा इसी तरीके से इक्वेशन बना के काम करते जाना। अब मान लीजिए दूसरा केस, दो लिक्विड में कोई चीज डाल दिया, तब क्या करेंगे आप। तो कभी कभी क्या होता है, जहां खाली आइस आइस है, जैसे अभी शिमला में बहुत आइस जो है फॉल हो रहा है, तो आइस का जो सिल्ली सब है उसके अंदर में पानी रहता है, आइस का डेंसिटी कम होता है, ऊपर उठा हुआ रहता है, उसके अंदर में मछली उछली फंस जाता है। तो मान लीजिए कोई बॉडी है और दो अलग अलग लिक्विड में आप डुबाए, ऊपर लिक्विड अलग है
अलग डेंसिटी वाला लिक्विड है और नीचे जो है अलग डेंसिटी वाला लिक्विड है। तो नीचे भारी वाला है, ज्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड, और जो है ये कम डेंसिटी वाला लिक्विड ऊपर है, इस तरह से। तब डेंसिटी ऑफ द बॉडी पूछेगा तो कैसे निकालिए? तो ये लिक्विड है, इस लिक्विड का डेंसिटी मान लीजिए ρ2 है, ये लिक्विड है, इसका डेंसिटी ज्यादा है, ρ1 है। इस सॉलिड का डेंसिटी आपको निकालना है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि भाई इसका जो है इस लिक्विड में V1 वॉल्यूम डूबा हुआ है, उस लिक्विड में V2 वॉल्यूम डूबा हुआ है, ये फ्लोट कर रहा है, इस सिचुएशन में फ्लोट कर रहा है। ऊपर वाले से ज्यादा डेंसिटी इसका होगा इसलिए नीचे घुस गया है, और नीचे वाले से कम है इसलिए उठा के रखे हुए हैं। तो हम लोगों को ये V1 V2 दिया हुआ था, कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है, तो डेंसिटी सॉलिड का निकाला। तो यहाँ भी वही कंडीशन लगाएंगे, इसका वेट जो होगा इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होगा, टोटल मास m है, ये हो गया वेट। अब बाइंड फोर्स जो है 2 गो लगेगा बाइंड फोर्स, ये इस वाले लिक्विड में ये वाला पोर्शन डूबा हुआ है, इस लिक्विड का सेंटर मान लीजिए यहाँ पे B1, यहाँ पे बाइंड फोर्स FB1 लगेगा। ऊपर वाले लिक्विड में ऊपर वाला पोर्शन डूबा हुआ है, उसका सेंटर मान लीजिए यहाँ पे FB2, तो वहां पे बाइंड फोर्स लगेगा FB2। इस तरह से 2 बाइंड फोर्स दिखाना होगा 2 लिक्विड के अंदर में। अब कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन लगाइए। कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, जितना वेट है उसको पूरा बाइंड फोर्स बैलेंस करेगा। तो वेट ऑफ ए बॉडी इज बैलेंस्ड बाय नेट बाइंड फोर्स, FB1 प्लस FB2 दोनों ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर इसलिए नहीं दिखाएंगे, इसका एरिया नहीं मालूम है हमको ठीक से। सिलेंडर रहता तो ये एरिया मालूम होता, तो प्रेशर दिखा देते। तो प्रेशर नहीं दिखा के यहाँ बाइंड फोर्स से काम कर रहे हैं। अगर स्पेसिफिक एरिया रहता है तो बाइंड फोर्स नहीं दिखा के प्रेशर दिखा के भी काम कर सकते। ये वॉल्यूम की बात है, और इसका एरिया पता नहीं है, डिफिनिट नहीं है, जैसा मन तैसा सिर्फ वॉल्यूम दिया हुआ। अब वेट को क्या बोलिएगा? mg, ऊपर वाले का नीचे वाले का बाइंड फोर्स बोलिए, कितना वॉल्यूम नीचे वाले लिक्विड के अंदर में V इन, तो V1 है। इस लिक्विड का डेंसिटी क्या है? ρ1 है। वैलेंटाइन ρg, सॉलिड का कितना वॉल्यूम इस लिक्विड के अंदर में? तो V1 इंटू इस लिक्विड का डेंसिटी इंटू g। दूसरा वाला ये कितना वॉल्यूम उस लिक्विड के अंदर में? V2, उस लिक्विड का डेंसिटी कितना है? ρ2 इंटू g, ये बाइंड फोर्स हो जाए। टोटल मास ऑफ सॉलिड को क्या बोलिएगा? मास ऑफ सॉलिड को क्या बोलिएगा? टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 है, डेंसिटी सॉलिड का ρs है, तो मास की जगह पे डाल देंगे ρs इंटू V1 प्लस V2 इंटू g था ये वाला। इस तरह से ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 इंटू g आ गया, g कट जाए। इस तरह से डेंसिटी निकल के आ गया हम लोगों के पास ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 अब बाई V1 प्लस V2, ये निकल के आए। सॉलिड का डेंसिटी इतना हो जाएगा, समझ में आया? ρ1 ρ2 लिक्विड का डेंसिटी था, मतलब 2 लिक्विड है तो 2 बार बाइंड फोर्स दिखाएंगे, 5 लिक्विड होगा तो 5 बार बाइंड फोर्स दिखाएंगे। टोटल वेट को 5 लिक्विड का बाइंड फोर्स बैलेंस करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस और नो? दोनों लिक्विड बाइंड फोर्स लगाएगा, तो 2 बार बाइंड फोर्स लिखना पड़ेगा बराबर वेट। नवलेश, आलिया, खुशी, जोसेफिना, समझ में आ रहा है? यस। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है, हर एग्जाम में पूछता है, इस सबको अपने ब्रेन में रखना है, तब क्वेश्चन आप बना पाए। नेक्स्ट।
तो इतने पे बेस्ड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। शुरुआती एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 1 से 30 आप कर सकते हैं। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसेप्ट देखिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं? तो बैरोमीटर से। तो इट इज मेजर्ड बाय ए बैरोमीटर। मेजर्ड बाय बैरोमीटर। अब क्या है ये बैरोमीटर भाई? तो सिंपल सा, ये जो कैपिलरी है इसी को बैरोमीटर बोलते हैं। यही बैरोमीटर है। इसमें हेवी डेंसिटी वाला लिक्विड डाल देते हैं। हेवी डेंसिटी वाला लिक्विड डाल दिए इसमें, तो मरकरी का डेंसिटी ज्यादा होता है 13,600, तो मरकरी इसमें डाल देते हैं। हेवी डेंसिटी वाला लिक्विड डाल देते हैं, मरकरी पूरा भर लेते हैं। लगभग 1 मीटर, आपके पैर की लंबाई 1 मीटर, 1 मीटर हाइट तक इसमें मरकरी डाल दिए। और सी लेवल को हम लोग जीरो लेवल बोलते हैं। समुद्र के तल को, सरफेस को जीरो लेवल बोलते हैं, जीरो हाइट। तो वहीं पे प्रेशर मेजर किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चले जाएंगे, बगल में पुरी बीच है, जगन्नाथपुरी बीच, या कोलकाता चले जाएंगे, वहां भी बीच है समुद्र के किनारे। ये ट्यूब 1 मीटर लंबा लेके इसमें मरकरी डाल देंगे सी बीच, समुद्र के किनारे में क्या भर दिया? मरकरी। ये डेंसिटी ऑफ मरकरी है ना, इसी को बैरोमीटर बोलते हैं। अब एक टब ले लिए, समुद्र के किनारे में ही सारा प्रयोग कर रहे हैं, इसमें भी मरकरी डाल दिए। तो मरकरी में कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होता है, एक दूसरा मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचता है, इसलिए उसका सरफेस इस तरह से थोड़ा ओवल रहे, एक दूसरे की तरफ खींच लेता है। तो इस तरह से मरकरी है, ये भी मरकरी है। एक टब में भर के समुद्र के किनारे में पूरा मरकरी रख लिया, ये भी पूरा मरकरी है। अब उसको क्या करते हैं? जेंटली, ये जमीन है, समुद्र का किनारा है, वहीं पे एक टब में मरकरी रखे। अब इसको उंगली से इसको दबा के अच्छे से, ताकि इसमें पूरा लबालब भरा हुआ था, जेंटली गिरे नहीं, इसको आराम से स्लोली इसमें उलट देते हैं। जब उलट देंगे, वो पूरा भरा हुआ था ट्यूब, तो पूरा भरा हुआ मरकरी इसमें रहना चाहिए। लेकिन जब आप उलट देंगे तो पता चलेगा कि ये पूरा भरा हुआ था, तो इतना खाली हो गया, इतना ही पोर्शन मरकरी दिखे। ये पूरा लबालब भरा हुआ था, उसी को उल्टा किए, इसमें भी था मरकरी। तो आप देखिएगा कि वो पूरा लबालब भरा हुआ नहीं रहेगा, कुछ पोर्शन खाली हो जाए ऊपर से, है ना। इसमें कुछ हवा हुआ नहीं था शुरू में, आराम से धीरे धीरे मरकरी भरे थे। अब ऐसा हो जाएगा कहानी। तो क्या है कि ये हाइट जब मेजर करते हैं यहाँ से, इस मरकरी के लेवल से, तो ये हाइट जो है हम लोग को 76 सेंटीमीटर मिलता है। इसमें क्या डाला हुआ है? मरकरी। इसी में स्केल लगा रहता है, स्केल में पढ़ लेते हैं कितना हाइट है। यहाँ पे इस स्केल में पढ़ लिए कितना हाइट, तो ये 76 सेंटीमीटर आता है मात्र, मतलब 1 मीटर से कम। 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोलते हैं। 76 सेंटीमीटर क्या डाले थे इसमें? मरकरी डाले, तब 76 सेंटीमीटर है, इसलिए इसको बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मतलब 0.76 मीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब हम लोग जो है, ये खाली हो गया पूरा, इस पॉइंट का नाम ए देते हैं। ए पॉइंट पे प्रेशर जीरो, ए प्रेशर जीरो है, खाली है, पूरा मरकरी भरे थे, वैक्यूम की तरह हो गया, वो खाली हो गया, जीरो प्रेशर वाला जोन हो गया। वाटर वेपर थोड़ा रहता है, उसको लग प्रेशर नेग्लिजिबल हम लोग मान लिए, जीरो मान। अब यहाँ जो है
फ्री सरफेस है, हवा का है। ये बी पॉइंट पे प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक, बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब बी पॉइंट पे प्रेशर हम लोग को निकाल लेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल ये मरकरी था, इसके नीचे में भी ये पॉइंट सी जो होगा ये भी मरकरी का एकदम जस्ट नीचे है, दोनों के बीच का डिफरेंस 0 है। तो बी पॉइंट का प्रेशर मतलब सी पॉइंट का प्रेशर। अब हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर सेम होता है, तो अंदर में यहाँ पॉइंट डी देखे, यहाँ पे ये पॉइंट डी बना देते हैं। जो सी दिख रहा है आपको, ये वाला सी, उसी के सामने में है डी पॉइंट। इस पॉइंट का नाम डी बोल रहे हैं। सी के सामने में ये वाला पॉइंट डी है, तो बराबर पी डी हो जाएगा। मतलब बी पॉइंट का प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे, ये जो ऊपर में था। और बी और सी एकदम का डिफरेंस नेग्लिजिबल है, तो सी पॉइंट का प्रेशर और डी पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, ओरिएंटल लेवल में प्रेशर सेम होता है। अब ऊपर से आ जाइए, ऊपर से नीचे तक आ जाइए, तो ऊपर में प्रेशर हम लोग बोलते थे पीए प्लस ये लिक्विड है मरकरी प्लस ρgh, नीचे डेप्थ एच डेप्थ नीचे आए तो डी पॉइंट का प्रेशर हम लोग को मिल जाए। अब पीए को 0 बोलते हैं, तो पीडी बराबर होगा रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच ऑफ मरकरी। इसको मरकरी का हाइट है, तो ये पीडी मालूम हो गया, यहाँ पे रख दीजिए। तो इसलिए पीएटीएम इक्वल टू हो गया रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच ऑफ मरकरी। ये वाला पीडी ले जाके यहाँ पे रख दी, तो नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता था, पीए प्लस ρgh को पीडी बोलेंगे। अब डी का जो प्रेशर है वही सी का होगा, सी का जो प्रेशर है वही बी का होगा। तो बी का प्रेशर कोई हवा का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। यही वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, जो मरकरी का फ्री सरफेस था। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये फॉर्मूला हो गया। अब रो ऑफ मरकरी कितना है, डेंसिटी मरकरी का जानते हैं 13,600 kg पर मीटर। समुद्र के तली पे 0 हाइट बोलते हैं, जमीन का सरफेस हो गया, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट ऑफ मरकरी कॉलम कितना था, 0.76 मीटर ऑफ मरकरी। अब ये मीटर से कट जाए, 1 मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन बन गया, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर पास्कल हो जाए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो आ जाए 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो एसआई यूनिट में प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू आ गया 101,325 101,325 पास्कल। अब इसी में लोग 76 सेंटीमीटर तो हाइट का यूनिट है, तो बोलचाल की भाषा में बोलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी है। तो जब मर्जी हो रोजी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रेशर में कन्वर्ट हो जाए एसआई यूनिट में। ये तो हाइट है, तो इसको प्रेशर क्यों बोलता है, तो शॉर्टकट है, स्टाइल है। जैसे आपका पूरा नाम जो है संजीव सिंह राठौर है, तो संजू संजू आपको प्यार से बोलता है। तो रोजी को जानता है सब लोग, मरकरी का डेंसिटी 13,600, जी 9.8 सबको पता है। तो जब चाहेंगे रोजी से मल्टीप्लाई कर देंगे एच में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो बोलचाल की भाषा में इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देता है, मतलब अंडरस्टूड है कि रोजी से मल्टीप्लाई किया तब एसआई यूनिट में आएगा, पास्कल में तब आएगा। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसी को बैरोमीटर बोलते हैं। यही ट्यूब जो था ये बैरोमीटर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आज के बाद आप जान गए 101,325 समुद्र के तली पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है। नॉर्मल हवा का जो हाइट वाइट है, कम हाइट तक में हम लोग प्रेशर लगभग वही मान लेते हैं। हर जगह जहां भी नॉर्मल हवा है, हर जगह प्रेशर लगभग एटमॉस्फेरिक मान लेते हैं, क्योंकि एयर का डेंसिटी बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हो। तो इसलिए हम लोग थोड़े बहुत हाइट तक प्रेशर को सेम बोलते हैं अपना कैलकुलेशन पर्पज से। स्कूल कॉलेज सब में हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना हो, जहां तक एटमॉस्फेयर है उसके प्रेशर को यही बोलते हैं 101,325 न्यूटन पर मीटर। समझ में आया, यस और नो? तो बैरोमीटर से मेजर कर लेते हैं समुद्र के तली में, उसी को 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी स्टाइल मार के बोलते हैं।
रो ऑफ मरकरी इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लें। अगर मान लीजिए कि कोई साइंटिस्ट आपके जैसा युवा साइंटिस्ट और इसमें पानी भर के चलाया, मरकरी नहीं मिला, बोलेगा हम पानी भर करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर लेंगे, तब ये कितना लंबा दूर, कितना हाइट जाएगा पानी का, तो कैसे निकालिएगा? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइनली आप जान गए, एटीएम इक्वल टू कितना आया, 1011325 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। अब इसको 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल बोलते हैं। अब 1 इंटू 10⁵ पास्कल को एक बार बोला जाता है, 1 बार। ये हो गया 1.01325 बार। अब इसी को लगभग डेसिमल के बाद इस सबको नेग्लेक्ट कर देता है, बहुत छोटा चीज है, तो बोलचाल की भाषा में इसको अप्रोक्सीमेटली 1 बार बोल देता है बहुत लोग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चूंकि ये डाटा बहुत कम है, छोटा है डेसिमल के बाद, इसलिए लगभग 1 बार बोल देता है प्रेशर। मतलब ये सबको 0 समझ लिए 1 2 3, 1,00,000 बार, 1,00,000 पास्कल होंगे, 1 बार 1,00,000 पास्कल। मतलब ये सब टर्म को लगभग इग्नोर कर देता है कैलकुलेशन, ताकि आसान हो जाए। तो ऐसे 1 mm ऑफ एच को एक टॉर बोलते हैं, TOR, 1 mm ऑफ एच होगा, इसको एक टॉर बोलते हैं। ये सब प्रेशर का यूनिट हो गया। अब देखिए, अगर जो है फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे आपसे हम पूछे फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड द हाइट ऑफ वाटर कॉलम। मान लीजिए मरकरी नहीं मिलता किसी को, आपको नहीं मिला और आप एक ट्यूब खाली आपके पास है, आप पानी से ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना चाहते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर कॉलम, हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन बैरोमीटर, इन बैरोमीटर। तो कैसे निकालिएगा आप? अगर मरकरी तो भारी था, 13,600 kg आता है 1 मीटर क्यूब में, पानी 1000 kg मात्रा आता है। मरकरी 1 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा टंकी बनाइएगा, इसमें मरकरी भर दीजिएगा, इसको तौलिएगा तो 13,600 kg आएगा, 13,600 kg आएगा पर मीटर मरकरी। अगर इसमें वाटर भरते तो मात्र 1000 kg पर मीटर क्यूब आएगा। ये वाटर तो हल्का है, ये इसका 13.6 टाइम्स ज्यादा है मरकरी भारी। वाटर जो है हल्का है तो ज्यादा हाइट तक जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप जो है रो GH बोलते थे, रो ऑफ मरकरी जब लेते हैं इंटू G इंटू हाइट ऑफ मरकरी कॉलम लेते हैं, और वाटर भरते तो रो ऑफ वाटर इंटू G इंटू हाइट ऑफ वाटर कॉलम बोलते। यही ना रो GH फॉर्मूला आया था। इन दोनों को बराबर कर देते हैं, ये दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा था इतना, वही बैरोमीटर में पानी भर के काम कर रहा है, तो उसका हाइट अलग होगा। ये फर्स्ट इक्वल टू थर्ड करेंगे तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट इक्वल टू थर्ड करेंगे, ये जी कट गया, तो हाइट ऑफ वाटर कॉलम इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू हाइट ऑफ मरकरी। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी 13,600 था, वाटर का डेंसिटी 1000 था, और इनटू मरकरी का हाइट 0.76 मीटर आया था, तो 13.6 टाइम्स ज्यादा हाइट आ जाए। ये इतना हाइट हो जाए, 13.6 इंटू 7.76 कीजिएगा मल्टीप्लाई, ये 10.336 मीटर आ जाए। तो मतलब वो जो कैपिलरी था जिसमें मरकरी डाले थे आप पलटे थे, तो 1 मीटर के अंदर में काम हो जाए। 1 मीटर आपके पैर का लंबाई, उतना बड़ा ट्यूब चाहिए। और अगर पानी भर के काम करेंगे तो ये देखिए करीब 10.5 मीटर का ट्यूब लेना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, 10.5 मीटर का ट्यूब। हम लोग की हाइट है 1.8 मीटर, 2 मीटर से कम, तो हम लोग की हाइट का 5 गुना से भी ज्यादा, 6 गुना समझिए, हम लोग की हाइट का 6 गुना, 6 आदमी की हाइट का ट्यूब लेके जाना पड़ेगा। तब पानी से आप मेजर कीजिएगा तो सीढ़ी लगा के चढ़ के मेजर करना पड़ेगा।
इसलिए मरकरी डाल के करते हैं क्योंकि वो हेवी होता है, तो 1 मीटर के रेंज में दिखाई पड़ जाएगा, आपका हाइट के अंदर में आ जाएगा, आराम से देख लीजिएगा। नहीं तो सीढ़ी लगा के देखना पड़ेगा, फिर सीढ़ी भी रखना पड़ेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर अगर उस बैरोमीटर में पानी भर के एक्सपेरिमेंट करते तो 10.336 मीटर चाहिए था हमको, ट्यूब का हाइट, बैरोमीटर ट्यूब का हाइट। समझ में आया? यस और नो? समझ में कहानी आई? यस। तो इतना ही रहने देते हैं आज, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको, कल क्लास होगा, परसों छुट्टी रहेगा। थैंक यू।